गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के प्रथम पेपर में जो विश्व की राजनीतिक व्यवस्था उसके अंतर्गत आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने पिछले दो संविधान के संदर्भ में जो शुरुआत की थी, आप जानते हैं कि पहला चैप्टर उस संविधान की विशेषता से होता है। किसी भी संविधान को हम समझना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले हम समझें कि संविधान की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह की चीज़ें हैं जिससे हम उस संविधान की पहचान कर सकते हैं। आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषता की शुरुआत करते हैं। तो अमेरिका के संविधान की भांति ही स्विट्ज़रलैंड का संविधान भी एक लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है एंड अंगीकृत एडॉप्टेड संविधान है। लेकिन संविधान का मतलब क्या है कि इसके बड़े भाग को जो है एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लिख दिया गया है। और यदि कोई स्विट्ज़रलैंड के संविधान को प्रस्तुत करने की मांग करता है तो आप एक अभिलेख है जिसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है कि सबसे पहला संविधान जो है 1848 में लिखा गया, उसमें व्यापक परिवर्तन किए गए 1874 में, और उसके बाद फिर दूसरा व्यापक परिवर्तन जो स्वीकृत किया गया है वो है 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है। जो 1 जनवरी 2000 से जो संविधान लागू हुआ है वो नवीनतम संविधान है जिसमें 196 अनुच्छेद हैं, जबकि पुराने संविधान में मात्र 123 अनुच्छेद थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि संविधान लिखित है, 196 अनुच्छेद तक फैला हुआ है और इसका निर्माण किसी जो है जन समूह के द्वारा और उसके बाद जनता के द्वारा स्वीकार करने के बाद इसे लागू किया गया है। तो इसीलिए लिखित, निर्मित और जनता द्वारा एडॉप्टेड या अंगीकृत संविधान कहते हैं। तो ये पहली विशेषता है कि ये अलिखित संविधान नहीं है बल्कि एक लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता, ये एक जटिल संविधान है। हम सभी जानते हैं कि जटिलता और लचीलेपन ये दो प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, संविधान की विशेषता होती है। लेकिन जटिल संविधान उसे कहते हैं जिस देश में संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानून की प्रक्रिया से न केवल भिन्न हो बल्कि जटिल भी हो। और इस संदर्भ में स्विट्ज़रलैंड का संविधान जटिल संविधान है क्योंकि यहाँ पर संशोधन के प्रस्ताव दो स्तर पर रखे जाते हैं, या तो संघ सरकार के द्वारा रखे जाएंगे या फिर 1 लाख जनता के द्वारा जो है पहल के द्वारा संविधान में संशोधन के प्रस्ताव रखे जाते हैं। जब प्रस्ताव रखे जाते हैं तो प्रस्ताव दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित होने के पश्चात जनता के समक्ष रखे जाते हैं, जिसे हम जनमत संग्रह कहते हैं। और जनमत संग्रह में बहुमत प्राप्त होने के बाद ही ये संविधान में संशोधन स्वीकार किए जाते हैं। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन जो है प्रोसेस है जिसके माध्यम से संविधान में संशोधन हो पाता है। तीसरा जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह अधिकारों की घोषणा। अनुच्छेद 7 से लेकर के 40 तक जो है, अनुच्छेद 7 से लेकर के 40 लगभग 34 अनुच्छेद में नागरिक के अधिकारों की घोषणा है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान में अधिकारों की घोषणा है, जिस प्रकार से भारत के संविधान में अधिकारों की घोषणा है, इसलिए यहाँ पर भी घोषणा कर दी गई है कि इन अधिकारों को नागरिकों को प्रदान किया जाता है और इन अधिकारों को जो है कार्यपालिका विधायिका के द्वारा उनसे छीना नहीं जा सकता। हालांकि यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस मौलिक अधिकार के लागू कराने के लिए एक आर्टिकल 32 जो है सम्मिलित किया गया, जिसके अंतर्गत जो है
संवैधानिक उपचार का अधिकार है, और संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत नागरिक को अपने अधिकार यदि प्राप्त नहीं हो रहे हैं सरकार से, तो न्यायपालिका तक जाने का अधिकार है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायपालिका में जो है सीधे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। चौथी विशेषता है सामाजिक अधिकार की। आर्टिकल 41 में बहुत सारे जो है सामाजिक अधिकार, चूंकि पहले जो अधिकार की घोषणा है वो मुख्य रूप से राजनीतिक और नागरिक अधिकार है। इसमें समानता का अधिकार, जो है कानून के समक्ष अधिकार और इस प्रकार के जो जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं, जबकि आर्टिकल 41 में जो है सामाजिक अधिकार दिए गए हैं। जो सामाजिक अधिकार भारत में जो है जिनको नीति निर्देशक तत्व में रखे गए। हम सभी जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व की स्थिति क्या है। वो अधिकार नहीं है, वो उस प्रकार के अधिकार नहीं है जिसके लिए नागरिक जो है सरकार पर दबाव डाल सकती है और न्यायपालिका उसे लागू कराने का अधिकार रखती है। वो केवल निर्देश हैं, जो राज्य के लिए निर्देश हैं कि वो जो है उनको माने और उसके अनुरूप अपनी नीतियों का निर्माण करें, परंतु बहुत सारी चीज़ें अभी तक लागू नहीं है। लेकिन यहाँ पर सामाजिक अधिकार दिए गए, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और रोजगार, कार्य के वातावरण, शिक्षा, मकान, आवास, इस तरह की जितनी भी सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं रोजगार के, जिसको अधिकार का दर्जा देने के लिए भारत जैसे राज्यों में लगातार जो है आंदोलन होते रहते हैं, वहाँ पर जो है सहज रूप से ये अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। पांचवी विशेषता है कि वहाँ जनतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था है। डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है और रिपब्लिकन सिस्टम भी है। डेमोक्रेटिक सिस्टम, सभी संस्थाएं जो है जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा सभी संस्थाओं में नीति निर्माण या निर्णय निर्माण का कार्य किया जाता है। कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसमें नियुक्ति या चयन वंश के आधार पर हो या वंशानुगत हो। सभी जगह जो है जनता के प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति ही बैठते हैं। दूसरी चीज़, ये गणतंत्रीय व्यवस्था भी है। गणतंत्रीय व्यवस्था का मतलब कि यहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी, जो राष्ट्रपति है, जो प्रथम नागरिक है, वो जनता के द्वारा चयनित व्यक्ति होता है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड के संविधान एक जनतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र उस प्रजातंत्र को कहते हैं जहाँ जनता सीधे जो है राजनीतिक प्रक्रिया के निर्णय निर्माण में भागीदार बनती है। जैसे वहाँ पर कुछ टूल्स हैं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के, जो बाद में हम देखेंगे। एक है जनमत संग्रह, जहाँ हर प्रकार के संशोधन जनता के स्वीकार करने के बाद ही जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। पहले जो है प्रस्ताव में भी भले ही संघ जो है अधिक प्रस्ताव रखता है, लेकिन नागरिक भी इनिशिएटिव के माध्यम से, पहल के माध्यम से प्रस्ताव रख सकते हैं और जनमत संग्रह के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। दूसरा है इनिशिएटिव। जनता यदि को महसूस होता है, नागरिक को यदि सरकार को कुछ कार्य करना चाहिए और वो नहीं कर रही है, तो ऐसी अवस्था में जनता को पहल करने का अधिकार है। 1 लाख संख्या के द्वारा हस्ताक्षर करके वो किसी भी प्रकार का प्रस्ताव वो सरकार को भेज सकती है। और प्रारंभिक संस्थाएं, ये वो संस्थाएं हैं जो प्रजातंत्र को विशुद्ध रूप में स्विट्जरलैंड में स्थापित करने का काम करती है, जहां प्रारंभिक संस्थाओं में जो व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, मत के अधिकार, वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी प्रतिनिधि का चुनाव न करता है, बल्कि वो स्वयं उपस्थित होकर के अपने लिए नियम निर्माण करता है, नीति का निर्माण करता है और उसको लागू करने के लिए कार्यपालिका का चुनाव करता है। और हर वर्ष जो है कार्यपालिका के सदस्यों के कार्यों की समीक्षा करता है और फिर आगे के निर्णय लेता है। 7वीं व्यवस्था है कि संघीय व्यवस्था है। 7वीं विशेषता है कि ये संघीय व्यवस्था है। ये बिल्कुल प्रकट रूप से संघीय व्यवस्था है। पहले जो है कन्फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2000 में जो संविधान लागू किया गया उसमें संघीय व्यवस्था शब्द फेडरेशन का इस्तेमाल किया गया है। और जो है संघीय व्यवस्था के अन्य जो विशेषताएं हैं वो यहाँ मौजूद दिखाई देती हैं।
लिखित संविधान है, सुप्रीम संविधान, सर्वोच्च संविधान है। संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अमेरिका में किया गया है, केंद्र की शक्तियों को उल्लेख कर दिया गया है और संवर्धित शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है, और जो बची हुई अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्य को प्रदान कर दी गई हैं। तो ये एक संघीय व्यवस्था है, और भी जितने संघ के जो विशेषताएं होती हैं वो यहाँ मौजूद है। तो ये संघीय व्यवस्था है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पार्ट को भी हम आगे देखेंगे। यह संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था का मिश्रण है, ये बहुत यूनिक क्वालिटी है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर संसदीय व्यवस्था के गुण और अध्यक्षीय व्यवस्था के गुण दोनों एक साथ जो है मिले हुए हैं। संसदीय व्यवस्था का गुण क्या है कि सरकार पर डे टू डे कार्य, यानी जो दिन प्रतिदिन कार्यों में सरकार पर जो है नागरिक के प्रतिनिधियों का नियंत्रण होता है, और सरकार जो है संसद, मुख्य रूप से संसद में लोक सदन के अधीन कार्य करती है। लोक सदन निरंतर उस पर दृष्टि रखता है और मंत्रियों से उसके विभाग के कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करता रहता है, आलोचनाएं करता रहता है, उनकी समीक्षा करता रहता है, जिससे जो है उस विभाग का कार्य सीधी दिशा में चलता रहे। और अध्यक्षीय व्यवस्था में जो है स्थायित्व प्राप्त होता है। एक व्यक्ति जो चुना गया है वो निश्चित कार्यकाल के लिए जो है वो कार्यपालिका में काबिज होता है, और जो है अस्थिरता का वातावरण नहीं पाया जाता। इन दोनों ही गुणों को जो है स्विट्जरलैंड के संविधान में शामिल किया गया है। वहाँ संसद के द्वारा कार्यपालिका का चुनाव होता है, संसद के द्वारा कार्यपालिका का चुनाव होता है, परंतु कार्यपालिका के सदस्यों को हटाए जाने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। निश्चित कार्यकाल के लिए चुनाव होता है और इस बीच में उसके पद से हटाए जाने की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से दो व्यवस्था के जो गुण हैं उन दोनों को मिश्रित करके यहाँ पर व्यवस्था का जो है निर्माण किया गया है, व्यवस्था को बनाया गया है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है, अद्वितीय विशेषता, अनुपम जो है विशेषता है, उसको हम कहते हैं बहुल कार्यपालिका। अब तक हमने दो प्रकार की कार्यपालिका देखी है। एक कार्यपालिका जो है मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका है, संसदीय व्यवस्था में पाई जाती है, जहाँ प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल निर्णय लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर सब कुछ जो है प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए वह एक बहुल कार्यपालिका नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की जो पोजीशन है वो दूसरों से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अध्यक्षीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति सब कुछ होता है, राष्ट्रपति के इर्द गिर्द सारी चीज़ें नाचती हैं। लेकिन बहुल कार्यपालिका में यहाँ पर स्विट्जरलैंड में यहाँ के विधायिका के संयुक्त बैठक में कार्यपालिका का चुनाव होता है, और कार्यपालिका के 7 सदस्यों का चुनाव होता है। 7 सदस्य पद, प्रतिष्ठा और शक्ति के संदर्भ में बिल्कुल समान है, क्योंकि 7 व्यक्ति का चुनाव ही नहीं बल्कि उनके पोर्टफोलियो का विभाजन भी जो है विधायिका के द्वारा ही किया जाता है, और 7 में कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं। हाँ, सुविधा के आधार पर एक एक वर्ष के लिए जो है अल्फ़ाबेटिकल जो है ऑर्डर से वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक बार जो राष्ट्रपति बनता है और उपराष्ट्रपति बनता है, दूसरे वर्ष उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ले लेता है, और इसी तरह से उन 7 सदस्यों में ये राष्ट्रपति का पद घूमता रहता है। तो ये बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है। निर्णय जो है वो बहुमत से लिए जाते हैं। अगली विशेषता है कि यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है। वहाँ की विधायिका में 2 सदन है, एक जो है राष्ट्रीय सभा है और एक सीनेट है। नवीन संविधान में उसे सीनेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से 2 सदन है, एक जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है और दूसरा संघीय व्यवस्था होने के कारण राज्य के का प्रतिनिधित्व करती है, और सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। एक फुल कैंटन को 2 सदस्य भेजने का अधिकार है, और अर्ध कैंटन या हाफ कैंटन को 1 सदस्य भेजने का अधिकार है। तो यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक वैसी जैसे ब्रिटेन में है, जैसे अमेरिका में है, जैसे भारत में है, यहाँ पर भी विधायिका द्विसदनात्मक पाई जाती है। यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का अभाव है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर जनमत संग्रह है, जनता का सीधा नियंत्रण है, इसलिए यहाँ पर न्यायपालिका थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है। और यहाँ पर संघीय न्यायपालिका तो है, परंतु संघ के संदर्भ में जो है न्यायपालिका को किसी प्रकार के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार नहीं दिए गए हैं।
हाँ, राज्यों के विधान के संदर्भ में इनके पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। राज्य के द्वारा बनाए गए कानून को संविधान विरोधी पाए जाने पर उसे निरस्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है न्यायपालिका थोड़ी सी कमज़ोर दिखाई देती है। एक और विशेषता है कि यहाँ पर कुछ परंपराएं, जैसे हर संविधान के साथ परंपराएं विकसित होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी परंपराएं विकसित हो गई हैं, जिसको नवीन संविधान में भी लिखने की आवश्यकता उन्होंने महसूस नहीं की। जैसे कुछ परंपराएं बड़ी यूनिक हैं कि एक साल में जो जो राष्ट्रपति होगा और जो उपराष्ट्रपति होगा वो एक एक साल के लिए होगा, और अगले साल जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा और दूसरा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसी तरह एक और परंपरा है कि कार्यपालिका के सदस्य भले ही जो है एक बार में जो है निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन बार बार जो है उन्हें चुना जाता है और लंबे साल तक जो है वो रहते हैं। केवल कार्यपालिका के सदस्य नहीं बल्कि न्यायपालिका के सदस्य का भी इसी तरह से 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, लेकिन हर 5 वर्ष के बाद जो है वो लंबे समय तक चुने जाते हैं। इसी प्रकार जो है वहाँ पर कार्यपालिका में 3 अहम महत्वपूर्ण जो भाषाई जो राज्य हैं उनको जो है कैबिनेट में जगह मिलती है, कार्यपालिका में जगह मिलती है, जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग और इटालियन स्पीकिंग। तो इस तरह से कुछ परंपराएं विकसित हुई हैं जिसके आधार पर जो है वहाँ व्यवस्थाएं जो है चलाई जाती हैं और व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से चल रही हैं। ठीक, वहाँ पर दोहरे नागरिकता और दोहरे संविधान की व्यवस्था भी पाई जाती है। संघीय व्यवस्था है इसलिए वहाँ पर दोहरे नागरिकता की भी व्यवस्था है। हर कैंटन में पहले जो है नागरिकता दी जाती है, उस कैंटन की नागरिकता के बाद ही वहाँ पर केंद्र की नागरिकता दी जा सकती है। हर राज्य को अपने संविधान का अधिकार है, हर राज्य ने अपने संविधान का निर्माण कर रखा है। केवल एक जो है बंधन है कि सभी संविधान जो है वो गणतंत्रात्मक सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए और केंद्र के जो संविधान है उसके विरोधाभासी नहीं होने चाहिए। दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कानून के शासन की अवधारणा को भी लागू किया गया है। यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि सभी क्रियाकलापों का आधार जो है वो कानून होगा। किसी भी व्यक्ति को पर किसी प्रकार की मर्यादा केवल कानून के द्वारा लगाई जा सकती है। कानून के अतिरिक्त जो है किसी अन्य को किसी पर भी कोई अंकुश लगाया जाना संभव नहीं है। कानून के समक्ष सभी समान है और सभी को कानून का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से कानून के शासन यहाँ पर लिख दिए गए हैं और यहाँ पर कानून के शासन का प्रावधान है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह तटस्थता, स्थायी तटस्थता। हम जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों में जो है तटस्थता का सम्मान किया गया है। तटस्थता जो है यहाँ पर जो है वहाँ ऑस्ट्रिया में जो कन्वेंशन हुआ था उसके आधार पर यहाँ को इस राज्य को तटस्थता प्रदान की गई है और इसलिए यह राज्य कभी भी किसी भी देश के साथ युद्ध में भाग नहीं लेता। इसे तटस्थ समझा जाता है और इसको उन्होंने वहाँ के संविधान में स्थापित किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनके नाम पर ये जानी जाती है। इसमें से कुछ विशेषताएं हम जो है डिटेल में देखेंगे, जिसमें प्रमुख है जिससे वहाँ की संघीय संरचना का मूल्यांकन करेंगे, वहाँ के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था कैसी है उसका मूल्यांकन करेंगे, वहाँ संसदीय अध्यक्षीय व्यवस्था का जो मिश्रण है वो किस प्रकार का है, बहुल कार्यपालिका कैसी, इत्यादि इत्यादि है। आज इतना ही, इसके बाद हम